हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 9 फरवरी 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। न्यूज़ सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंतिम तक हर एक न्यूज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि जो मराठा साम्राज्य था या मराठी सेना थी, इसमें सबसे निचली रैंक कौन सी हुआ करती थी, जहां से भर्ती होती थी। तो मराठा साम्राज्य में उनकी सेना के अंदर जहां से भर्ती होती थी, तो सबसे पहली रैंक जो होती थी, जहां से शुरुआत होती थी, इसको हवलदार बोलते हैं। और आप में से कई लोगों ने आंसर दिया है नायक। मैंने दरअसल ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा था क्योंकि कई जगहों पर आपको नायक भी लिखा हुआ मिलता है, कई किताबों में इवन लिखा मिलता है, और कई जगह पर हवलदार। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप ध्यान रखिएगा, सही आंसर आपका हवलदार ही है। कभी भी पूछा जाए कि मराठा साम्राज्य में सबसे निचली पोस्ट कौन सी थी, तो आप आंख बंद करके आंसर लगा दीजिएगा हवलदार, और यही आपका आंसर सही होगा। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में ये कौन है जिनके द्वारा ईडीसीआईएल विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम का दूसरा वर्जन लॉन्च किया गया है। इससे पहले भी विद्यांजलि नाम की स्कॉलरशिप प्रोग्राम भारत सरकार ने लॉन्च करी हुई थी। वो 1.0 वर्जन था, ये 2.0 वर्जन इसका अब शुरू किया गया है। तो इसको एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा नई दिल्ली से लॉन्च किया गया है। इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत जो गरीबी रेखा से नीचे के जो बच्चे हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं है, जिनके पेरेंट्स के पास कि वो उन्हें एक बेहतर शिक्षा दे सकें या हायर एजुकेशन के लिए पढ़ा सकें, उनको सरकार की तरफ से ये विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आवंटित किया जाता है। गवर्नमेंट ने ये भी बताया है इसको लॉन्च करते समय कि अभी तक इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत 14,000 से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा मिल चुका है। और ये ऐसे बच्चे हैं 14,000 जो कि आईआईटी और एनआईटीज में सिलेक्ट हो चुके हैं बिना किसी कोचिंग के, सिर्फ सरकार के द्वारा इस दिए गए स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत आते ही। इवन इतना ही नहीं, 70 बच्चे ऐसे हैं जिनको 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप भी दी गई है हायर एजुकेशन के लिए। तो इस बार इसका दूसरा वर्जन अब शुरू कर दिया गया है फरवरी के ही महीने से। अभी हाल ही में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा एक डेटा जारी किया गया है। इस डेटा में यह बताया गया है कि 2030 तक पूरे दुनिया में यह कौन सा देश होगा जो कि ऑयल की सबसे ज्यादा डिमांड रखता होगा। मतलब कहने का, ये जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से चलने वाली ये जो गाड़ियां हैं, इनकी सबसे ज्यादा डिमांड 2030 तक कौन सा देश करेगा। तो ये है भारत। और अभी आपको बता दूं, करंट टाइम पे चीन पूरे दुनिया में सबसे बड़ा डिमांडर है ऑयल का। लेकिन 2027 में भारत चाइना को पछाड़ के सबसे बड़ा ऑयल डिमांडर बन जाएगा पूरे वर्ल्ड में। क्या ये अपने आप में कंसर्न की बात है? जी हाँ, ये अपने आप में चिंता वाली बात है। पेट्रोलियम से हमें डिपेंडेंसी कम से कम करनी है, लेकिन ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसका एक और कारण है कि भारत के अंदर जो पर्टिकुलर व्हीकल्स का एक स्टेटस आ गया है, ठीक है। ये स्टेटस ही ये बता रहा है कि हाँ, जितने भी ये ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, इसी वजह से वो नए नए प्लांट्स अपने लॉन्च कर रही हैं और नई नई गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, भारत के अंदर ऑन एन एवरेज हर 6 महीने में एक नई गाड़ी का मॉडल आ जाता है। भारत की कैपिटल आपको बताइए नई दिल्ली, सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन, और चीन की कैपिटल है बीजिंग। ये कौन से दो संस्थान हैं जिन्होंने अभी हाल ही में कोलैबोरेशन किया है, और इन्होंने इस कोलैबोरेशन के अंतर्गत एक रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि जो मीडियम एंड हैवी कॉमर्शियल व्हीकल हैं, इसमें ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल जो है, उसमें एलएनजी को अडॉप्ट करने में क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं। एलएनजी जिसको बोलते हैं लिक्विड नेचुरल गैस, आज की डेट में हर एक कंट्री चाहता है कि वो एलएनजी से चलने वाले व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है, पेट्रोलियम कहीं ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो ये एक तो है नीति आयोग, और नीति आयोग ने नीदरलैंड के साथ मिलकर ये रिपोर्ट जारी करी गई है। इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि एलएनजी एडॉप्शन में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और साथ में इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि किस तरीके से 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो लक्ष्य प्राप्त करना है, मतलब पूरे दुनिया को ग्रीन एनर्जी से सुसज्जित करना है। तो इसके लिए हर साल 15% हमें गैस पर डिपेंडेंसी डालनी होगी, पेट्रोलियम से हटके। बाकी नीति आयोग की अगर बात करें, 2015 में इसकी स्थापना करी गई थी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। नीति आयोग के चेयरपर्सन हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो इस टाइम पर पीएम नरेंद्र मोदी इसके चेयरपर्सन है। वाइस चेयरपर्सन कौन है? ये हैं सुमन बेरी, क्या नाम है इनका?
सुमन बेरी, और इस टाइम पे सीईओ है नीति आयोग के BVR सुब्रमण्यम। कितने ऐसे एसएमई क्रेडिट कार्ड्स हैं जो कि एचडीएफसी बैंक के द्वारा एंटरप्रेन्योर्स और फ्रीलांसर्स के लिए लॉन्च किए गए हैं? फ्रीलांसर्स वो होते हैं जो कि किसी कंपनी के अंतर्गत कार्य नहीं करते हैं, अपना खुद का काम करते हैं, और किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो काम कर सकते हैं और उनसे पैसे लेकर काम करते हैं। और एंटरप्रेन्योर्स, जाहिर सी बात है, वो उद्यमी हो गए जो कि अपना खुद का व्यापार करते हैं। तो एचडीएफसी बैंक ने टोटल नए 4 ऐसे एसएमई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। अब ये 4 कौन कौन से एसएमई क्रेडिट कार्ड हैं? एक का नाम है बिज ग्रो, दूसरे का नाम है बिज पावर, तीसरे का नाम है बिज ब्लैक, और चौथे का नाम है यहाँ पर फर्स्ट। क्या नाम है इसका? बिज फर्स्ट। तो ये 4 नए ऐसे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए हैं जिनके अंदर कई सारी फैसिलिटी मिल रही हैं। जो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक आप किसी भी बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड लेते हो तो उसमें आप जो भी पैसा यूज करते हो वो आपको 45 दिन के अंदर वापस करना होता है। अगर आप 45 दिन के अंदर वो पैसा वापस से जमा कर देते हो तो आपको कोई भी ब्याज उस पर नहीं देना होता है। लेकिन एचडीएफसी बैंक के जो क्रेडिट कार्ड नए लॉन्च किए गए हैं इसमें आपको 55 दिन का समय दिया जा रहा है, जो कि भारत में किसी भी बैंक से सबसे ज्यादा है। कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो कि 55 दिन का समय दे रहा है जीरो इंटरेस्ट पर। तो पहली चीज तो ये हो गई कि आप इसको, इससे पैसा खर्च करके 55 दिन तक जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप उसे यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, इसके अंदर और भी फैसिलिटीज जैसे कि इनकम टैक्स में राहत मिल रही है, जीएसटी में भी आपको यहाँ पर रिवोक मिल जाता है। इसके अलावा लोन फैसिलिटी भी है इसमें, ईएमआई फैसिलिटी भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस रिवॉर्ड्स पॉइंट भी आपको मिलते हैं जिनका यूज आप डाइनिंग के लिए कर सकते हो या ट्रैवलिंग के लिए कर सकते हो। एचडीएफसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1994 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है एचडीएफसी का मुंबई, और इसके चेयरपर्सन है शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। हाल ही में कजाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है ओल्जास बेक्तनोव। क्या नाम है? ओल्जास बेक्तनोव। और ये जो बेक्तनोव हैं, इससे पहले आपको बता दूं ये प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव ऑफिस के हेड थे। तो इनकी एक पार्टी है जिसका नाम है अमानत पार्टी। अमानत पार्टी ने इनको खड़ा किया और इसके आधार पर फिर वोटिंग कराई गई। तो जितने भी इनकी संसद के जो हेड्स थे उन सब के द्वारा वोटिंग करने पर इनको बहुमत प्राप्त हुआ। तो इस टाइम पर कजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं कासिम जुमार तकेव, इनके द्वारा बेक्तनोव को अपॉइंट किया गया है प्रधानमंत्री के रूप में। बाकी कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं अस्तना। क्या बोलते हैं? अस्तना। क्या आप बता सकते हो, 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया है मलेशिया के 17वें किंग कौन बने हैं? तो इनका नाम है सुल्तान इब्राहिम। क्या नाम है? सुल्तान इब्राहिम। हाल ही में भारत सरकार ने अभी कुछ टाइम पहले यह फैसला लिया था कि म्यांमार से लगने वाली जो सीमा रेखा है, इस पूरी सीमा रेखा को फेंसिंग से लैस कर दिया जाएगा। मतलब अभी ये जो बॉर्डर है जो हमारे और म्यांमार के बीच में शेयर होता है, इसमें कोई भी फेंसिंग नहीं है, कोई भी तार वगैरह नहीं लगे हुए हैं। लोग आराम से एक दूसरे की टेरिटरी में आ जा सकते थे। अभी तक नियम ये भी था कि कोई भी भारतीय म्यांमार के अंदर, इस बॉर्डर के अंदर 16 किलोमीटर तक जा सकता था, और कोई भी म्यांमार का पर्सन भारत की बॉर्डर के अंदर 16 किलोमीटर तक बिना किसी डॉक्यूमेंट के आ जा सकते थे। लेकिन इसकी वजह से काफी सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे थे जो कि ड्रग पेडलिंग के थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थे। इस तरीके के केसेस रिपोर्ट करे थे हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने। तो इन सारी चीजों को देखते हुए होम अफेयर्स मंत्रालय ने फैसला लिया कि म्यांमार से लगने वाली जितनी भी बॉर्डर है, तो टोटल ये बॉर्डर है 1643 किलोमीटर की, उन सब को फेंसिंग से लैस कर दिया जाएगा। अब ये वाले प्रावधान भी खत्म हो जाएंगे। अब एक से दूसरे तरफ जाने के लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी पड़ेगी। बाकी म्यांमार की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं नेपिडे। क्या बोलते हैं? नेपिडे। और म्यांमार में प्रधानमंत्री हैं मिन आउंग हालियांग। क्या नाम है? मिन आउंग हालियांग। भारत में पहली बार एपिग्राफी का जो म्यूजियम है इसको डिजिटल लेवल पर लॉन्च किया गया है। कौन से शहर में? एपिग्राफी पहले मैं आपको बता दूं किसे बोलते हैं। देखिए, पुराने प्राचीन काल में बहुत सारे हमें रिटन में लेख मिले हुए हैं, जैसे कि पत्थरों में लिखावट मिली हुई है या फिर कागजों में लिखावट मिली हुई है। कई अलग अलग लैंग्वेजेस में मिली हुई है जिनको समझना, डिकोड करना बड़ा मुश्किल है। तो इनके अध्ययन को ही एपिग्राफी बोला जाता है। अभी तक ऐसे बहुत सारे म्यूजियम थे जहां पर इनकी प्रतियां रखी जाती थी, लेकिन अब पहली बार इस म्यूजियम को डिजिटल वे में लॉन्च किया गया है हैदराबाद में।
और हैदराबाद के अंदर सलार जंग म्यूजियम में ही इसको इनबिल्ट किया गया है। इस तरीके के हमारे प्राचीन भारत से जुड़े हुए 1 लाख से ज्यादा लेख यहाँ पर प्रदर्शित किए जाएंगे। और बाय द वे आपको बता दूं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस बार भारत सरकार के द्वारा बजट के लिए 1102 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मतलब 2023 से 2024 तक के, माफी चाहता हूं, 2024 से 2025 तक के लिए 1102 करोड़ की धनराशि एएसआई को अपॉइंट करी गई है। और इसका जो उद्घाटन है, यह उद्घाटन यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया हैदराबाद में। यह कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा भारत में पहली बार हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये है आईआईटी कानपुर। और आईआईटी कानपुर पिछले 3 साल से इस तरीके की टनल को बना रहा था। और ये आपको पता है हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल क्या है? एक तरीके से आप ऐसे समझ लो, ये टनल है और इसके अंदर एक ऐसी मेट्रो चल रही है जो कि हवा पर बेस्ड है, जो कि ना ही ऊपर की सतह से जुड़ी हुई है, ना ही नीचे की सतह से जुड़ी हुई है। तो ये है होती है हाइपर वेलोसिटी। और इसके अंतर्गत जो स्पीड है वो 10 गुना ज्यादा तेज हो जाती है। ओके, मतलब आप ये समझ लीजिए, इसमें जो टेस्ट किया गया है, तो इस टेस्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट एक से दूसरी तरफ जा रहा है स्पीड से, तो ये स्पीड तय करता है 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब आप समझ रहे हो, पर सेकेंड पलक झपकते ही कोई भी ऑब्जेक्ट 3 किलोमीटर मिनिमम आगे चला जाएगा, इतनी तेज स्पीड। अगर इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन टनल को हम आगे आने वाले टाइम पे अपने ट्रांसपोर्टेशन में लॉन्च कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन हमारा बहुत हाईटेक हो जाएगा। एक से दूसरी जगह पर आदमी बहुत ही तेजी के साथ पहुंच पाएगा। ये कौन है जिनको टाटा एआईए लाइफ के एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये है वेंकट चलम एच। क्या नाम है? वेंकट चलम एच। और इनको इंश्योरेंस सेक्टर में 27 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तो इनके रिच एक्सपीरियंस को देखते हुए टाटा एआईए लाइफ ने सीईओ के रूप में अपॉइंट किया है। और किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में अगर कोई एमडी या सीईओ बनता है, तो इसका जो अप्रूवल है ये एडई के द्वारा दिया जाता है। तो एडई ने इनको अप्रूव किया है। और ये किसको सक्सीड कर रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, नवीन तहलियानी को ये सक्सीड कर रहे हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा एक कॉफी टेबल्ड बुक लॉन्च करी गई है। इसका नाम क्या है? इस कॉफी टेबल्ड बुक का नाम है श्री जगन्नाथ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। कॉफी टेबल्ड बुक का मतलब ये होता है एक ऐसी किताब जिसमें कोई भी लिखावट नहीं है, सिर्फ फोटोज ही फोटोज होती हैं। ठीक है, तो इस किताब के अंतर्गत भगवान जगन्नाथ से जुड़े हुए और उनके अनुष्ठान से जुड़े हुए कई सारी जो प्रतियां हैं, जो फोटोज हैं, उनको प्रदर्शित किया गया है। और उड़ीसा में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये है रघुवर दास। अभी एक रिपोर्ट जारी करी गई है यूएस जीबीसी की ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन 2023 को लेकर। मतलब कहने का यह है कि ये कौन से देश हैं जो कि ग्रीन एनर्जीज के क्षेत्र में सबसे बेहतर कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर यूएस जीबीसी का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो इन्होंने इस रिपोर्ट में इंडिया को कौन सी पोजीशन दी है? तो भारत ने इसमें दुनिया भर में तीसरी रैंक सिक्योर करी हुई है। और अगर देखा जाए कि दुनिया भर में कौन कौन से देश हैं, तो नंबर 1 पे चाइना है, जो कि ग्रीन एनर्जीज के क्षेत्र में सबसे ज्यादा कार्य कर रहा है। दूसरे नंबर पे कनाडा है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे है भारत। चौथे नंबर पे टर्की है। और पांचवें नंबर पे है ब्राजील। ये वो टॉप 5 कंट्रीज हैं जो कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में, या आप बोल सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं। और अमेरिका टॉप 10 में नहीं है इसमें। हाल ही में ये पहले ऐसे भारतीय पेसर बन गए हैं जिनको आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 रैंक हासिल हो गई है। मतलब आज तक कोई भी ऐसा भारतीय पेसर नहीं था जो कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कभी नंबर 1 पे आया हो। ये हैं जसप्रीत बुमराह। और इन्होंने सक्सीड किया है रविचंद्रन अश्विन को। अश्विन जाहिर सी बात है, आपको पता है स्पिनर है, ये भी नंबर 1 रैंकिंग में थे। अब अश्विन दूसरे नंबर पे आ गए हैं और जसप्रीत बुमराह नंबर 1 पे आ गए हैं। इससे पहले अगर बात करी जाए भारतीयों की, तो बॉलर्स की कैटेगरी में आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे रविंद्र जडेजा, बिशन सिंह बेदी और रविचंद्रन अश्विन ही केवल रहे हैं। बाकी आईसीसी की अगर बात करें, इसकी स्थापना 1909 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई। और आईसीसी के प्रेसिडेंट कौन है? ग्रेग ब्रैकली। क्या नाम है? ग्रेग ब्रैकली। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा 2023 से 24 के सत्र के लिए 19,000 करोड़ का बजट लॉन्च किया गया है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए? बिहार, राजस्थान, एमपी या उत्तराखंड? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइएगा। और मिश्री मोदक सीरीज जो है, ये आपकी कल से स्टार्ट होने वाली है सुबह 10 बजे से।
2024 के किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए या स्टेट एग्जाम के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। इस बैच में आप देख सकते हो मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, इन सब में कौन कौन से टॉपिक कवर किए हुए हैं। इसके अलावा और कोई टॉपिक बचता नहीं है जो कि आपके किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जाता हो। तो मतलब ये अपने आप में फुल ऑन पैकेज है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वन लाइनर का क्रैश कोर्स भी इसमें अवेलेबल है। फ्री डेमो क्लासेस भी आप ले सकते हो। और साथ में यहाँ पर पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज भी मैंने कवर किए हुए हैं। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप अवेल कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में मेरे आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जुड़े हुए बैचेस भी अवेल कर सकते हैं, जैसे कि ओनली हिस्ट्री, ओनली पॉलिटी, इस तरीके के भी। जब भी आप एग्जाम इंजन को डाउनलोड करें तो उसे 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलिए गूगल प्ले स्टोर पे। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।